हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर आर क्लासेस में। आज हम वीडियो नंबर 17 लेकर के आए हैं, ऑलराउंडर जीके वाली। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से अध्ययन करना है और सारे प्रश्न अच्छे से देखना है। और यदि आप कंटिन्यू नोट कर रहे हैं तो आपके यानी कि 170 प्रश्न आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको कंटिन्यू यदि आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो आपको ये सारे याद भी हो गए होंगे। और मेरी गुजारिश है कि आप जब भी वीडियो को देखा करें तो अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को नोट जरूर किया करें। नोट करने से एक ये फ़ायदा है कि आपको वो प्रश्न जो है ना याद हो जाएंगे, प्रश्न के सारे उत्तर याद हो जाएंगे। और आने वाली जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप यदि बैठते हैं तो उसमें जो है ना आपकी जो स्कोरिंग है वो अच्छी हो सकती है। तो इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर है 161। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? पट्टाभ सीतारमैया या जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो ये आपको बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है सही आंसर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 162। इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे ध्यान से। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? समाजवादी, पूंजीवादी, वैश्विक या मिश्रित? देखिए, ये जो प्रश्न है ये पीईटी 2021 में आया हुआ है। अभी 2 महीने पहले जो परीक्षा हुई थी, पीईटी का जो एग्जाम्स हुआ था उसमें ये प्रश्न आए थे। तो वही हमने प्रश्न सेलेक्ट करके आपको बता रहे हैं कि किस टाइप के जो है ना परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो या तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम से में पूछे गए हैं और या तो उम्मीद है पूछने की। तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही हम सिलेक्ट करके देते हैं। तो ये बताना है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन है, पूंजीवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 163 है। बैंक दर का अर्थ है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर या बैंकिंग संस्थानों के लाभ की दर? तो बैंक दर का अर्थ क्या है ये आपको जल्दी से कमेंट करना है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर कमेंट करिए, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो सकती है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 163 का ऑप्शन नंबर बी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाले आधिकारिक ब्याज दर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? यह आपको बताना है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ऑप्शन नंबर ए है समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची में या ऑप्शन नंबर डी संघ सूची में। तो ये आपको बताना जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, समवर्ती सूची में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 नंबर है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसने उद्देश्य प्रस्ताव रखा है? महात्मा गांधी ने, बी एन राव, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अंबेडकर? तो बताना है इसमें उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। किसमें? संविधान सभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। यह आपको बताना है किसके अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, मूल अधिकार के अंतर्गत या इनमें से कोई नहीं, या राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत भारत
में पंचायती राज व्यवस्था रखी गई। तो ये बताना किसके अंतर्गत रखी गई है। तो इसका जो सही आंसर है, आंसर डी इज राइट, है ना, डी इज राइट आंसर, है ना। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 नंबर है। 167 नंबर क्या कह रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी सही है। अब इसमें तो इससे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो गए क्योंकि ये पूछे गए परीक्षा में। ठीक है, तो ये बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों, ध्यान रखना है ये अल्पसंख्यकों लिखा है, यहाँ पर एरर हो गई लिखने में, क्या लिखा हुआ है, अल्पसंख्यकों। ठीक है, ये लिखा हुआ है अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 या 29 या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 29 है, और एक आपका अनुच्छेद है 30। यानी कि इन दो अनुच्छेद में जो है ना भारत जो अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यकों के हित निहित, यानी कि इसमें अधिकार अल्पसंख्यकों के बताए गए हैं। ठीक, अनुच्छेद 29 और 30, आर्टिकल नंबर 29 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस चालक में धारावाहक होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या उपरोक्त दोनों का मतलब ए और बी। तो बताना है ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, किस प्रकार के धारावाहक होते हैं ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करिए और देखिए आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ना धारावाहक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 नंबर। तो ये देखेंगे 169 नंबर क्या कह रहा है, अच्छे से देखेंगे। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21A से है या अनुच्छेद 19 से है या अनुच्छेद 30 से है या इनमें से कोई नहीं। यदि आप शिक्षा का अधिकार के मौलिक अधिकार, यानी कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसका आर्टिकल नंबर नहीं याद है तो आपका समझ लो आगे तो हम कह नहीं सकते क्या हो सकता है। तो यानी कि जो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है ये किस आर्टिकल नंबर में रखा गया है, तो ये इसका आर्टिकल नंबर जो है 21A है, यानी कि 21A। ठीक, अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है, तो जल्दी से बताइए, अभी अभी मैंने बताया है अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट करिए। तो अनुच्छेद 30 जो है ना अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है ना, या अधिकारों से क्या है संबंधित है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों से, अल्पसंख्यकों। ठीक है, ये आपका होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 के बाद आ जाता है 170 नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। फेमा का पूर्ण रूप है, यानी FEMA का पूर्ण रूप है, यानी फुल फॉर्म आपको बताना है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी या फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी या फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो इसका जो सही आंसर है क्या है वो जल्दी से कमेंट करिए। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो को यदि लाइक नहीं किया तो प्लीज़ 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 लाइक करो यार, कितनी बार कहा लाइक कर दिया करो, फिर भी कुछ लोग लाइक नहीं करते हैं, बस एक दो लोग को छोड़ के कभी 10 या 20 लाइक नहीं आई है। अरे लाइक तो कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और इसका हिंदी रूप क्या है, अगर जो इसको हिंदी में पूछा जाए तो क्या होगा, इसका हिंदी रूप हो जाएगा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। इसका हिंदी रूप क्या हो जाएगा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 171। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करना है आपको। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं ब्रांड एम्बेसडर बनी है, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन या BSNL। तो
तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। तो जो यानी कि रिलायंस जियो है वो भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कौन सी? रिलायंस जियो विश्व की 5वीं ब्रांड एम्बेसडर कौन सी कंपनी बनी है? रिलायंस जियो। क्लियर है? तो ये हमने आपको बता दिया है। अब इसी से आपको एक क्वेश्चन कमेंट करना है कि रिलायंस जियो की स्थापना कब की गई है। ठीक है, कब की गई थी ये आपको बताना है। रिलायंस जियो की स्थापना, आपको स्थापना वर्ष बताना है रिलायंस जियो की स्थापना। ठीक, स्थापना वर्ष आपको बताना है किसका? रिलायंस जियो की। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर करना है। और इसी वीडियो के साथ, इसी प्रश्न के साथ मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।